इसके पैथोजेनेसिस का पैटर्न क्या होता है? एक पैटर्न तो ये होता है ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कॉज करेगा। एक पैटर्न ये भी होता है कि इसकी वजह से इन्वेजिव डिजीजेस हों, और एक पैटर्न ये भी होता है कि ये ड्रोन की तरीके से अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। इसके टॉक्सिन्स हमारे सिस्टम में फैलते हुए मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट दर्शाते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एक बड़ा टॉपिक है, मेडिसिन में हमारे लिए काफ़ी काम आएगा। तो थोड़ी सी डिटेल में जानकारी रहेगी। तो पहले से आप बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के साथ परिचित होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी इशियोलॉजी क्या होती है दोस्तों? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस के द्वारा यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। ये प्रोडक्टिव या कुछ मामलों में अगर एटिपिकल बैक्टीरिया है तो नॉन प्रोडक्टिव कफ की प्रेजेंस भी हो सकती है। अगर वो प्रोडक्टिव कफ है, ब्लड का कल्चर कर सकते हैं, स्पेशली अगर पर्सन बहुत सीवियर केसेस में हमारे सामने है। सीवियरली अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है तो इसमें आईसीयू में पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एंडोकार्डियम की जो लेयरिंग होती है, यहाँ जो हार्ट के वॉल्व होते हैं, उसके आसपास के हिस्से के इन्वॉल्वमेंट की बात होती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक ऐसी कंडीशन जो कि इनर लेयर ऑफ हार्ट यानी एंडोकार्डियम को इन्वॉल्व कर सकता है। आईवी ड्रग अब्यूजर्स के साथ ये मामले अधिकतर देखने को मिलते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री अगर एंडोकार्डाइटिस की है तो दोबारा रिस्क इसके ज्यादा होते हैं। नमस्कार, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह होगी कि सामान्य तौर पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर है तो किसी भी तरीके के इन्फेक्शन इसके द्वारा आमतौर पर नहीं होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो इसमें कुछ खास तौर पर इन्फेक्शन के पैटर्न तभी देखने को मिलते हैं जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जैसे ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा का एक कंपोनेंट है। करीब 30% पॉपुलेशन में हमारी स्किन पर या जो हमारे ओरल जेनाइटेलिया की ओपनिंग या फिर जो भी हमारे एक्सटर्नल ओपनिंग है उसके आसपास इसकी कॉलोनी 30% पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। तो ये नॉर्मल फ्लोरा का कंपोनेंट है 30% पॉपुलेशन में। ये सामान्य तौर पर ऐसे ही एक्सिस्ट करता है। ये एंटीरियर नेरिस्क में, ओरोफेरिंक्स में, स्किन पर, एक्सिलरी रीजन में, वेजाइना और पेरिनियम के आसपास के हिस्सों में इसकी प्रेजेंस सामान्य तौर पर देखा गया है। यही कारण बनता है फ्यूचर में इन्फेक्शन का अगर इम्यूनिटी कमजोर होती है और हमारा इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट फाइट ना कर सके। तो इसके पैथोजेनेसिस का पैटर्न क्या होता है? एक पैटर्न तो ये होता है ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कॉज करेगा। एक पैटर्न ये भी होता है कि इसकी वजह से इन्वेजिव डिजीजेस हों। ये बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा देते हुए, उसको चकमा देते हुए हमारे बॉडी में पूरी तरीके से इन्वेजिव तरीके से ये फैल सकता है और इसकी वजह से डिजीज हो सकती है। तो हम देखेंगे इसका कॉलोनाइजेशन जहां कहीं भी होता है या कहीं इनोकुलेशन हुआ यानी किसी हिस्से में ये पहुंचा और वहां से ये इन्वेजन की प्रक्रिया शुरू होती है, और अगर हमारा होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को ये नुकसान पहुंचा दे तो फिर ये मेटास्टैटिकली मींस अपनी जगह से दूसरी जगह तक फैल सकता है। ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन का पैटर्न होता है। तो एक तो हुआ कि यहाँ पर ये खुद ही पूरे बॉडी में फैलता है, ये एक तरीका होता है। ये कुछ वैसा पैटर्न है जिसमें बहुत सारे देशों में जब आप देखते हैं लड़ाइयाँ होती हैं तो उस देश का सिस्टम क्या होता है, उस देश में सेनाएं दूसरे के टेरिटरी में घुस करके हमला करती हैं। वैसा ही यहाँ बैक्टीरिया कर रहा है। एक और पैटर्न वर्तमान समय में हम फाइट का देख रहे हैं ना, जिसमें ड्रोन के मदद से हमले किए जा रहे हैं, वैसा ही यहाँ पर हमला होता है टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज का। ये बैक्टीरिया कहीं छुपा रहेगा, टॉक्सिन को रिलीज करेगा, वो टॉक्सिन्स ब्लड के सर्कुलेशन में जाएंगे और इसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, जिसमें साइटोटॉक्सिन से रिलीज करते हैं, फीवर कॉजिंग टॉक्सिन से रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे सुपर एंटीजन जो बॉडी में बहुत ही वायलेंट, बहुत ही खतरनाक तरीके से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ये एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए सुपर एंटीजन्स के तौर पर इसके एंटेरोटॉक्सिन्स के बारे में, TSST1 टॉक्सिन्स के बारे में, जिसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। हम पिछले लेक्चर में इस बारे में बात कर चुके हैं। तो मैंने आपसे कहा ना, एक पैटर्न तो ये हुआ कि जिसमें बैक्टीरिया
खुद से हमला करते हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम को एक तरीके से बेवकूफ़ बनाते हुए ये एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये बैक्टीरिया हमारे डिफेंस सिस्टम को कैसे चकमा देता है, उसकी कहानी आगे हम बात करेंगे, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और एक पैटर्न ये भी होता है कि ये ड्रोन की तरीके से अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। इसके टॉक्सिन्स हमारे सिस्टम में फैलते हुए मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट दर्शाते हैं, जिसमें हमने आपसे कहा ना कि साइटोटॉक्सिन्स, पायरोजेनिक टॉक्सिन्स, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स, एंटेरोटॉक्सिन्स, TSST1 टॉक्सिन्स, इन सभी के नाम हम सोच सकते हैं। इसके द्वारा होने वाला इन्फेक्शन जो कि स्किन पर देखने को मिलता है वो बॉयल्स हो सकते हैं, सेलुलाइटिस, डीपर जैसे हम जाते जाएंगे, या फिर हो सकता है सुपरफिशियली हेयर फॉलिकल के आसपास इन्फेक्शन हो जाए, एम्पेटिगो जैसे मामले, पायरोनाइकिया जैसे मामले, नेल का इन्फेक्शन जैसे मामले स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से संभव है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे इस तरीके के जो भी कॉमन लैंग्वेज में हम फोड़े फुंसी कहते हैं, बॉयल्स या अब्सस कहते हैं, वो सारी चीजें इसके द्वारा संभव है। तो हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। और एक डॉक्टर के तौर पर अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के लैब में इसके सैंपल को लेकर के जाएं तो आसानी से हम पता कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। कैसे? हम सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे? तो मैंने आपसे कहा कि कुछ मामलों में ब्रेस्ट एब्सेस का मामला हो या अगर फूड पॉइजनिंग का मामला है तो वहाँ टॉक्सिन्स को चेक कर सकते हैं, जो टॉक्सिन्स एंटेरोटॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं। ऐसे एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के मामलों में हम बैक्टीरिया की ग्रोथ के द्वारा, ऐसे ही कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के मामलों में हम वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो मेथिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट होते हैं उनके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। या लोकलाइज्ड स्किन के तमाम इन्फेक्शन या एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के मामलों के साथ इन्वॉल्व होते हुए देखा गया। ये सारी चीजें हमारी चर्चा का हिस्सा रही हैं। तो हम देखते हुए चलेंगे मसल्स या बोन को कैसे प्रभावित करता है। तो मसल्स और बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया। मसल्स को अगर प्रभावित किया, वहां पर पस का फॉर्मेशन, आप समझ सकते हैं मसल्स में इन्फेक्शन का कोई लोकलाइज साइट, तो वहां पर पायोमायोसाइटिस के मामले देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से ज्वाइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जो सेप्टिक आर्थराइटिस के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ या ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ या पायोमायोसाइटिस हुआ, इनके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम बात करें सेप्टिक आर्थराइटिस की, तो छोटे बच्चों में और एडल्ट्स में जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस देखा गया है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का देखा गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर बोन से रिलेटेड एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के जो मामले होते हैं वो भी इसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मैं इस पर बात करूंगा। चलते हैं थोड़ा सा सेप्टिक आर्थराइटिस को देख लेते हैं। यहाँ पर सेप्सिस होती है। शुरुआती दौर में ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, बल्कि ये नाम मिसनोमर है। यहाँ पर ज्वाइंट का इन्फेक्शन होता है, लेकिन शुरुआती मामलों में नो आर्थराइटिस, शुरुआती मामलों में आर्थराइटिस नहीं होता। अर्ली स्टेजेस में सामान्य तौर पर देखा गया है सेप्टिक आर्थराइटिस के मामले स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर यंग एडल्ट्स की स्टोरी हमारे सामने दिया जाए तो निजेरिया इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म हो सकता है। सेप्टिक आर्थराइटिस को लेकर के हम रिमेटोलॉजी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते समय एक बार फिर से बात करेंगे। तो सेप्टिक आर्थराइटिस में रिमेटोलॉजी में हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब बनाएंगे तो वहां पर इसके बारे में स्टडी करेंगे। जॉइंट्स में कौन कौन से डिफेंस के सेल्स मिलेंगे, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, हमारे इम्यून सेल्स कौन कौन से वहां पाए जाएंगे, कितनी संख्या में होंगे, कैसे उसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है, इन सारी चीजों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अभी देखें सेप्टिक आर्थराइटिस में तो मोस्ट कॉमनली वहां तक बैक्टीरिया पहुंचा कैसे, वो हेमाटोजिनस रूट से पहुंचता है। सामान्य तौर पर कौन सा ज्वाइंट वो इन्वॉल्व करता है, नी ज्वाइंट्स इसमें सेप्टिक आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होता है। आप कल्पना करें कि कोई बच्चा आपके क्लिनिक में आते हैं और वो उनके गार्जियन कहते हैं कि उनके बेबी का ज्वाइंट मूवमेंट अब्सेंट हो गया है, काफी पेनफुल कंडीशन है, ज्वाइंट मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, पहले से ज्वाइंट मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आप देखेंगे वहां पर कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा नहीं है तो संभव है वो सेप्टिक आर्थराइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस का मामला हो सकता है। अगर कौन सा ज्वाइंट वहां पर इन्वॉल्व है, कौन सा रीजन वहां पर इन्वॉल्व है, उसके मामले में हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर होता है तो वहां पर बोन का इन्फेक्शन होता है, जबकि सेप्टिक आर्थराइटिस में क्या होगा, जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर इन्फेक्शन होता है। ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है ज्वाइंट पर नहीं बल्कि बोन के एक खास मेटाफाइसिस वाले हिस्से में
ये इन्वॉल्व करता है। कहाँ पर साथियों? ये मेटाफाइसिस वाले हिस्से में ये इन्वॉल्व करता है। एक्चुअल में बैक्टीरिया, मैंने आपसे कहा कि बैक्टीरिया कुछ मामलों में खुद ही हेमाटोजेनस रूट से पहुंचते हैं, और ये कई बार हमारे बच्चे, छोटे बच्चे खेलते हुए अपने स्किन में कोई घाव उनके हो जाए, कहीं रप्चर हो जाए, तो वहां से ये हेमाटोजेनस रूट से पहुंचते हैं ब्लड के सर्कुलेशन में। ब्लड के सर्कुलेशन से बहते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो मेटाफाइसिस वाले हिस्से में कुछ स्पाइरल आर्टरीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्पाइरल आर्टरीज पाई जाती है। तो यहाँ पर स्पाइरल आर्टरीज के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्पाइरल आर्टरीज ऐसी होती हैं जहां पर बैक्टीरिया आकर के अटक जाता है, यहाँ पर उसे फुल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आगे वो बढ़ना नहीं चाहता, और इसी मेटाफाइसिस के हिस्से में जो स्पाइरल शेप की आर्टरीज होती हैं उसी के भीतर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बैक्टीरिया पहुंच करके यहीं पर रुक जाते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन का एक लोकलाइज्ड जोन तैयार होता है जो सामान्य तौर पर बच्चों को प्रभावित करता है, और लोअर एंड ऑफ फीमर में इसकी प्रेजेंस आमतौर पर देखने को मिलती है। तो ये हमारी एक जानकारी है जिसको समझना होगा। इस इमेज में देखा जा सकता है मेटाफाइसिस, और लोअर एंड ऑफ फीमर के इस जोन में इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। मेटाफाइसिस को ही सबसे ज्यादा क्यों ये इन्वॉल्व करता है? तो यहाँ पर स्पाइरल हेयर पिन लूप्स के फॉर्मेशन की बात देखी जाती है। तो ये जो हेयर पिन या स्पाइरल आर्टरीज की जो प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, हेयर पिन के जैसे होते हैं, वो मेटाफाइसिस के इस हिस्से में इस बैक्टीरिया को लॉस करते हैं, और बैक्टीरिया यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट प्राप्त करता है, जिसके कारण ऑस्टियोमाइलाइटिस के मामले देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ सकते हैं। फिर हम चलते हैं एक और इन्वॉल्वमेंट जो कि मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में खास तौर पर अगर नॉन वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का मामला हो, यानी वेंटिलेटर पर पेशेंट नहीं है, सामान्य तौर पर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की बात अगर हम कर रहे हैं, मतलब क्या हॉस्पिटल का मामला नहीं है। हॉस्पिटल में जो बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट होता है वो ज्यादा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट वाला होता है। हॉस्पिटल में जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। जो कम्युनिटी में पाई जाने वाली बैक्टीरिया होती हैं वो उतने वायलेंट नहीं होते, उन पर एंटीबायोटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स देखा जाता है। इसीलिए एक डॉक्टर के तौर पर हमें बहुत ज्यादा अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरियल एनवायरनमेंट होता है वो ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कम्युनिटी में, यानी उस पर्सन को अभी रिसेंटली हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा था, कम से कम 2 हफ्ते या उससे कहीं ज्यादा समय से वो कभी किसी हॉस्पिटल में नहीं गए थे। 2 हफ्ते या उससे कहीं ज्यादा समय के लिए वो हॉस्पिटल में नहीं गए थे, और अचानक से एक दिन उनके फैमिली वाले लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब इसको छाती में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं जो निमोनिया के बारे में आइडिया देती हैं। तो ऐसे लोगों की फैमिली वाले जब लेकर के आते हैं तो कम्युनिटी में किसी बैक्टीरिया ने इस पर्सन को निमोनिया कराया है, और वायरल कॉजेज में अगर इसके कॉजेज को देखा तो इन्फ्लुएंजा होता है। बैक्टीरियल में बड़े कारण अगर हम देखते हैं तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो सकता है। कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, अब समझते हैं, ये अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी, आप इसके बारे में अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात करें दोस्तों, तो वो मर्सा मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होते हैं वो इसके बड़े कॉजेटिव एजेंट होते हैं। ऐसे पेशेंट में फीवर होगा, ब्लडी स्पुटम आ सकता है। अगर आप उसका एक्सरे करवाएंगे तो उसमें मल्टीपल पैची पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। संभव है कि मिड लंग फील्ड में निमेटोसील की प्रेजेंस देखने को मिले, तो मिड लंग फील्ड्स में वहां पर देखने को मिल सकता है क्या? निमेटोसील, एक ऐसी कैविटी जिसके भीतर बैक्टीरिया की कॉलोनी और उसके चारों एक गोल सा एक निमेटोसील, एक होल जैसा एक आपको नजर आएगा एक्सरे लेने पर। इसके अलावा जो ब्लडी स्पुटम आया, अगर आप उसके कल्चर को देखें तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि स्पुटम से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया है। इसके अलावा ब्लड के कल्चर से आप इसको समझ पाएंगे कि ब्लड में ये बैक्टीरिया की प्रेजेंस है, और इसी वजह से जो लंग्स में इसका इन्वॉल्वमेंट है उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो आप सैंपल लेने के बाद बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे और उससे आप अनुमान लगा सकते हैं बैक्टीरिया कैसे वहां तक पहुंचा होगा। बात करें एक बार फिर से
यहाँ पर एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में थोड़ी सी बात करें तो सामान्य तौर पर एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का कारण स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ही होता है। यंग एडल्ट्स हैं तो उसमें निजेरिया का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, निजेरिया गोनोरी का मामले इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। आईवी ड्रग अब्यूजर्स में स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन एक बड़ा कारण हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में आप साल्मोनेला के इन्फेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। सामान्य तौर पर अगर कोई एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का मामला अगर आपके सामने आता है तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंस हमें कैसे देखने को मिलेगी? बच्चे को फीवर होगा, बच्चों में सामान्य तौर पर ये घटना होती है, पेन होगा, जॉइंट्स और उसके आसपास के हिस्से में टेंडरनेस होगा, बच्चे के गार्जियन कहेंगे कि ये बिल्कुल भी अपने लिम्स को मूव नहीं कर पा रहा है या बहुत कम मूव कर पा रहा है। ये एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के मामले के साथ बच्चे की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे हैं। थोड़ी सी बात अब फिर से कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की कर लेते हैं, क्योंकि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एक बड़ा टॉपिक है, मेडिसिन में हमारे लिए काफी काम आएगा। तो थोड़ी सी डिटेल में जानकारी रहेगी। तो पहले से आप बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के साथ परिचित होंगे, तो जब इसका क्लिनिकल ओरिएंटेशन होगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब एक ऐसा निमोनिया जो हेल्थ केयर सेटअप यानी आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल आपको ये किसी पेशेंट में एक्वायर होते हुए मिलेगा। तो आउटसाइड हेल्थ केयर सेटिंग मतलब क्या? हॉस्पिटल में ये इन्फेक्शन हुआ है। तो निमोनिया जो कि आउटसाइड ऑफ हेल्थ केयर सेटअप में देखने को मिला है, ऐसी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में होता है और उन लोगों में जो कि पिछले 2 हफ्ते से या उससे ज्यादा समय से कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए थे, उनको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होने का मामला देखने को मिलता है। तो हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इशियोलॉजी क्या होती है, इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो इसके इंसिडेंसेस काफी कॉमन होते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? इसके रिस्क फैक्टर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के एज होता है। बहुत ही यंग एज के बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती या एल्डरली पीपल में भी इन्फेक्शन होने के रिस्क होते हैं, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल बॉडी के फ्लोरा में पाया जाता है। करीब 30% लोगों में इसकी कॉलोनी होती है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इसके साथ फाइट करती, इस वजह से हमें पता नहीं चल पाता है। और कौन कौन से कारण हो सकते हैं इम्यूनिटी के डाउन होने के? तो स्मोकिंग करने वाले मामले या फिर क्रॉनिक लंग डिजीज जैसे सीओपीडी जो ओल्ड एज में बड़ी समस्या होती है। इसके साथ ही साथ अस्थमा के पेशेंट में भी इसके बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ पर डेवलप होने का रिस्क होता है। इसके साथ ही साथ इम्यूनोसप्रेसिव कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे डायबिटीज हो, हार्ट की कोई डिजीज हो, तो इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी इशियोलॉजी क्या होती है दोस्तों? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस के द्वारा यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें शामिल कौन कौन से? इंक्लूडिंग यहाँ पर हमें बैक्टीरियल कॉजेज के तौर पर स्टेप्टोकोकस निमोनी के बारे में, जो कि अल्फा हेमोलिसिस कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया होता है। आपको पता है ना, स्टेप्टोकोकाई को हम अल्फा बीटा गामा हेमोलिसिस के आधार पर डिवाइड किया, तो अल्फा हेमोलिसिस वाले ग्रुप में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आता है। अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का कारण यही होता है, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ये है। बाकी अगर मैं कहूँ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, तो सामान्य तौर पर इसके जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो मरसा वाले होते हैं। आप अगर किसी अल्कोहलिक पेशेंट में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के होने के मामलों को देखेंगे तो वहां क्लेब्सिएला निमोनी की वजह से ये मामले देखने को मिलता है। बाकी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, माइकोप्लाज्मा निमोनी, क्लेमाइडिया निमोनी, लिजियोनेला न्यूमोफिला, इन सभी के स्पीशीज वाले नाम में देखिए लंग से रिलेटेड निमोनिया के आपको स्पीशीज के नाम में आपको ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनी, क्लेमाइडिया निमोनी, लिजियोनेला न्यूमोफिला, क्लेब्सिएला निमोनी या फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जिसमें आप मरसा की बात करते हैं, आप यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में सोच सकते हैं। वायरल पैथोजेंस के तौर पर अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस के द्वारा इसका इन्फेक्शन सामान्य तौर पर होता है। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एडिनो वायरसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या कोरोना वायरसेस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जो सार्स कोविड वायरस टाइप 2 जो था, ये भी इसके लिए एक बड़ा कारण रहा है। तो इन्फ्लुएंजा ये मोस्ट कॉमन, अगर आप कहें मोस्ट कॉमन इन जनरल कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है तो वो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हो सकते हैं। बाकी आरएसवी की वजह से, एडिनो वायरसेस की वजह से इसके इन्फेक्शन हो सकते हैं। बात करें फंगल पैथोजन की, तो ये
बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है फंगल इन्फेक्शन। ये हिस्टोप्लाज्मा के द्वारा हो सकता है या कॉक्सीडियोइडिस की वजह से होने वाले इन्फेक्शन निमोनिया कॉज करा सकते हैं। हमने फंगल इन्फेक्शन के टॉपिक में इस पर विस्तार से बात किया था। इसके साथ ही साथ ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में क्रिप्टोकोकस के इन्फेक्शन भी निमोनिया कॉज करा सकते हैं। तो फंगल कॉजेज फॉर कॉजिंग निमोनिया के तौर पर आपको नाम हमने अपने इस बुक में दे रखा है। हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सीडियोइडिस या क्रिप्टोकोकस के नाम को आपको ध्यान में रखना होगा। ये तीनों ही नाम बड़े ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें दोस्तों, तो जब कभी भी पेशेंट आपके पास आएंगे, कफ होगा, ये प्रोडक्टिव या कुछ मामलों में अगर एटिपिकल बैक्टीरिया है तो नॉन प्रोडक्टिव कफ की प्रेजेंस भी हो सकती है। एटिपिकल जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंटरस्टिशियल इन्वॉल्वमेंट शुरुआती दिनों में दर्शाते हैं। वायरस का मामला अगर होगा तो शुरुआती दिनों में नॉन प्रोडक्टिव कफ ही हमारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगा। खासतौर पर फीवर और चिल्स के मामले तो देखने को मिलेंगे ही, चूंकि लंग्स में कंजेशन हो जाएगा तो इसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया के मामले, चेस्ट पेन, प्रोराइटिक चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आएगा, वो काफी थका हुआ होगा और स्पुटम का जो प्रोडक्शन होगा वो रस्ट कलर्ड होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पैथोलॉजी की कंडीशन को देखें तो जब कभी भी लंग्स के एल्वियोलाई में ये कंसोलिडेशन होता है तो वहां पर बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, आरबीसी वहां पहुंचा हुआ था, आरबीसी की लिसिस हो जाते, जिसके कारण जो बनने वाला कफ होगा वो आरबीसी के डैमेज होने के बाद रस्ट कलर का नजर आएगा। आप कल्पना कर पा रहे नहीं, ये जैसे एल्वियोलाई में क्या हुआ, फ्लूइड जाके जमा हुआ, फ्लूइड आएगा कहां से, ब्लड से आएगा, ब्लड में ब्लड के आरबीसी भी यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ बैक्टीरिया तो था ही, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स इस आरबीसी को डैमेज करेंगे, आरबीसी को डैमेज करेंगे तो यहाँ जो फ्लूइड होगा दोस्तों वो फ्लूइड रस्ट कलर का निकले होगा, जो कि स्पुटम में, आप समझ रहे हैं ना, आरबीसी की लिसिस के बाद वहां जो फ्लूइड होगा वो रस्ट कलर का होगा और जब वो स्पुटम के थ्रू आएगा तो वो रस्ट कलर हमें देखने को मिलता है। तो ये हुए सिम्टम्स जिसमें कफ, फीवर, चिल्स, डिस्निया, चेस्ट पेन, फटीग या स्पुटम का प्रोडक्शन हमें मिल सकता है पेशेंट में। साइन की बात करें दोस्तों तो टैकिपनिया, टैकिकार्डिया, डलनेस, चूंकि कंसोलिडेशन हुआ इसलिए डलनेस ऑन परकशन, यहाँ पर ब्रेथ साउंड कम मिलेगा या अस्कल्टेशन के दौरान क्रैकल्स हमें सुनाई देने को मिल सकते हैं। यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन सीधे तौर पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया हो सकती थी, ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन हो सकता था वो यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे, तमाम तरीके के इन्वेस्टिगेशन भी इस बारे में हमारी जानकारी देंगे कि यहाँ पर पेशेंट को कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हुआ है। इसमें ओल्ड एज का पेशेंट होगा या यंग एज का अगर पेशेंट होगा तो उसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस होंगी, इम्यूनो सप्रेसिव कोई मेडिकेशन ले रहे होंगे, इसकी वजह से ये चीजें देखने को मिलेंगी। आप देखिए ओल्ड एज के इन दादाजी में क्या हुआ है और कैसे ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का कारण रहा है, क्योंकि उनमें कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस भी रही हुई होंगी। डायबिटीज वाले पेशेंट्स में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के होने के मामले ज्यादा तौर पर देखने को मिलते हैं। तो क्लिनिकली आप इवेल्युएट करेंगे, डिटेल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद इमेजिंग करेंगे चेस्ट एक्सरे, जिसमें आप फर्स्ट लाइन ये इमेजिंग मोडालिटी होती है जो इनफिल्ट्रेट या कंसोलिडेशन के बारे में जानकारी देती है। अगर आप बहुत फर्दर डिटेल पिक्चर के बारे में चाहते हैं तो सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग में आप स्पुटम का कल्चर, ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं। अगर वो प्रोडक्टिव कफ है, ब्लड का कल्चर कर सकते हैं। स्पेशली अगर पर्सन बहुत सीवियर केसेस में हमारे सामने है तो हम एग्जैक्टली बैक्टीरिया के नेचर को और कौन सा एंटीबायोटिक वहां पर काम कर सकता है उसकी जानकारी लेने के लिए ब्लड का कल्चर करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर बात है इन्फ्लुएंजा की, इन्फ्लुएंजा जैसे वायरसेस को अगर हमें चेक करना है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं वायरसेस के लिए बेहतर तरीका हो सकता है। हम पीसीआर टेस्टिंग भी करा सकते हैं अगर एटिपिकल पैथोजेंस हैं, जैसे कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया की जानकारी लेनी है तो पीसीआर टेस्टिंग भी हमें करानी पड़ सकती है। सीवियरिटी को अगर एसेस करना चाहते हैं तो हम मेडिसिन में पढ़ेंगे कर्ब 65 या निमोनिया सीवियरिटी इंडेक्स। ये थोड़ा सा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप धीरे धीरे ये समझ सकें कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या वेंटिलेशन, वेंटिलेटर पर अगर कोई पेशेंट है तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के कारण क्या हो सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे डिस्कशन के पॉइंट हैं जो धीरे धीरे हमें सीखना हुआ। तो इसमें हम समझना चाहेंगे सीवियरिटी असेसमेंट से पेशेंट की कंडीशन को स्ट्रेटिफाई करना, इस आधार पर कि उसे किस लेवल
लेवल पर हमें ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो आउट पेशेंट के लिए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? आउट पेशेंट ट्रीटमेंट यानी अगर ओपीडी के मामलों वाला पेशेंट होगा तो हम कुछ एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसमें एमॉक्सिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन क्लैबुलिनेट का कॉम्बिनेशन देते हैं। हम जानते हैं फार्माकोलॉजी में बैक्टीरियल रेसिस्टेंस को कम करने में ये क्लैवुलिनिक एसिड का कंपोनेंट काम करता है, तो एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं या क्लैवुलिनिक एसिड के साथ इसके कंपोजिशन को दे सकते हैं। इसके अलावा मैक्रोलाइड्स मींस एजिथ्रोमाइसिन, ये एटिपिकल पैथोजेंस पर बहुत अच्छे से काम करता है। एटिपिकल पैथोजेंस के अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी अच्छे तरीके से कवर करता है। इतना ही नहीं, एनएरोबिक अगर कोई बैक्टीरिया है, एनएरोबिक बैक्टीरिया, तो उसके इन्फेक्शन को कवर करने के लिए हमें डॉक्सीसाइक्लिन देने की जरूरत होती है। आपसे हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि जब कभी भी हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को कराते हैं तो उसमें एरोबिक और एनएरोबिक को भी फोकस करना होता है। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। यहाँ पर आप बार बार देखेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक कवरेज डॉक्सीसाइक्लिन का बहुत अच्छे से हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर मैक्रोलाइड्स के साथ ही साथ डॉक्सीसाइक्लिन भी दी जाती है। आप एमॉक्सिसिलिन या एमॉक्सिक्लैव का जो कंपोजिशन देते हैं उसके बारे में आप जानते हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट यानी अगर आप हॉस्पिटलाइज करके पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो इसमें मॉडरेट टू सीवियर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के मामलों को हम हॉस्पिटलाइज करके ही ट्रीट करेंगे, जिसमें बीटा लैक्टम प्लस मैक्रोलाइड्स यानी हम यहाँ पर सेफ्ट्रैक्सोन प्लस एजिथ्रोमाइसिन का कंपोजिशन दे सकते हैं। आप आगे पढ़ेंगे सेफेलोस्पोरिन के ग्रुप के ये मेडिकेशंस होते हैं जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन होता है। ये वास्ट कवरेज रखता है। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो होते हैं, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ये वास्ट कवरेज रखते हैं जिसमें सेफ्ट्रैक्सोन का नाम आपको याद रखना होगा, प्लस हम एजिथ्रोमाइसिन के साथ इसके कंपोजिशन को देते हैं ताकि बेहतर रिस्पॉन्स एटिपिकल बैक्टीरिया को कवर करने के मिल सके। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स दे सकते हैं, जिसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हम दे सकते हैं अगर पर्सन इस तरीके के बीटा लैक्टम्स के लिए एलर्जिक है। सामान्य तौर पर हम सेल्वॉल की सिंथेसिस को टारगेट करते हुए ये सेफ्ट्रैक्सोन देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में पेनिसिलिन या दूसरे बीटा लैक्टम ग्रुप के मेडिकेशंस के लिए एलर्जी होती है, तो हम इस मेडिकेशंस को देते हैं अगर वो पर्सन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट हो। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़े थोड़े लेवल पर हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को समझ पा रहे हैं। सीवियरली अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है तो इसमें आईसीयू में पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है और इसमें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं और इसमें हम ऑक्सीजन की थेरेपी देते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्लो हम यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। ऐसे पेशेंट में हाइड्रेशन, एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स तो देना ही होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के? तो बैक्टीरियल कॉजेस की वजह से एब्सेस फॉर्म हो सकता है, एम्पाइमा हो सकता है, बाकी कंसोलिडेशन जो होता है इसके कारण रेस्पिरेटरी फेल्यूर होता है। आप बताएंगे कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी फेल्यूर होगा? अपने दिमाग में रखिएगा, हम जब बार बार कहते हैं ना तो हमें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, रेस्पिरेटरी फेल्यूर किस टाइप का होगा। इसके साथ ही साथ सेप्सिस के मामलों को भी हम देखते हैं। प्रिवेंट अगर करना है तो क्या करेंगे? हम वैक्सीनेशन कराते हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हम देने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन दी जाती है। हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखें। स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग के मामले कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के साथ आमतौर पर एसोसिएटेड देखे गए हैं। पब्लिक हेल्थ मेजर्स जिसके द्वारा हम सजेस्ट करते हैं कि वो पर्सन दूसरे लोगों तक इसके इन्फेक्शन ना फैलाएं, इसके लिए भी जागरूक करते हैं। फिर हमारे सामने अभी तो हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को ही लेकर के बात कर रहे हैं, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में आपको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ ही साथ इससे जुड़े हुए दूसरे बैक्टीरिया या फंगस या वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कोई एक बैक्टीरिया नहीं, कई बार मिल करके ये हमला करते हैं हमारे शरीर पर। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के मामले होते हुए देखने को मिलते हैं। तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जिसमें हम देखते हैं मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस और स्यूडोमेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस। जो स्यूडोमेम्ब्रेनस जो झूठा होता है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होते हुए देखा गया। कंजंक्टाइवा, इसमें पैल्पेब्रल कंजंक्टाइवा का जो हिस्सा होता है वहां पर रेडनेस सीधे तौर पर देखने को मिलती है। स्यूडोमेम्ब्रेनस जो कंजंक्टिवाइटिस होता है उसमें
मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म में देखा गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस को और स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलिटिकस को। ये सारे बैक्टीरिया सामान्य तौर पर इन्वॉल्व होते हैं स्यूडोमेम्ब्रेन कंजंक्टिवाइटिस के मामलों में। अगर बात करें मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस की तो इसमें कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी ये इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ मामलों में स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलिटिकस भी इन्वॉल्व होता है। अगर अंतर की बात करें तो कैसे अंतर कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो कंजंक्टिवा के आसपास एक लेयर डेवलप होती है, स्यूडोमेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस के मामलों में उसे आसानी से अलग किया जा सकता है। यहाँ पर एक लेयर बन जाती है जिसको आसानी से हटाया जा सकता है, जबकि मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस में ये फॉर्मली एडहेरेंट होता है। तो ये देखने वाली बात होगी दोनों ही मामलों में, चाहे स्यूडोमेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस का मामला हो या मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस का मामला हो, ये दोनों ही लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा के आसपास इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो जानकारी होनी चाहिए, स्यूडोमेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस का मामला हो या मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस का मामला हो, दोनों ही लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ स्यूडोमेम्ब्रेनस की, तो स्यूडोमेम्ब्रेनस जो कंजंक्टिवा का इन्फ्लेमेशन होता है वो आसानी से जो लेयर बनती है उसको हम हटा सकते हैं, जबकि मेम्ब्रेनस वाले में एक लेयरिंग बनती है जो फॉर्मली अडहेरेंट होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं स्यूडोमेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस के मामलों को, जो कि सामान्य तौर पर बैक्टीरियल कॉजेज में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। तो स्यूडोमेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें देखने को मिलती है, ये फाइब्रिनस एक्सुडेट्स की एक लेयर देखने को मिलती है। कहां पर? जो स्यूडोमेम्ब्रेन फॉर्म करती है। कहां पर? कंजंक्टिवा के सरफेस पर। कहां पर? लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा के मामलों में ये एक फाइब्रिनस एक्सुडेट्स की लेयरिंग डेवलप हुई हमें देखने को मिलती है। ये मेम्ब्रेन जो होता है वो आसानी से रिमूव किया जा सकता है विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग। ये चीज आपको पता होना चाहिए, विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग दे कैन इजली पील्ड ऑफ। अगर बात करें इसके कॉजेज के मामलों में, तो ये कॉमनली एसोसिएटेड होता है कुछ इन्फेक्शन से, पर्टिकुलरली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ। इसके अलावा कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी के मामलों हो सकते हैं। जो डिप्थीरिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है वही बैक्टीरिया यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो स्यूडोमेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस में आप कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी के नाम को भी देख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, अभी हम यहीं पर डिस्कस कर रहे थे जब स्यूडोमेम्ब्रेनस की, तो जो कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी होता है वो हो सकता है स्यूडोमेम्ब्रेनस भी कॉज कर दे, वो हो सकता है मेम्ब्रेनस भी कॉज कर। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जब कभी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं ना, तो पैटर्न ऑफ एक्सुडेट्स कैसा है, वो आसानी से हट सकता है। एक्सुडेट्स का जो लेयर बना हुआ है वो आसानी से हट सकता है, नहीं हट सकता, उसी के आधार पर हम स्यूडोमेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए स्यूडोमेम्ब्रेन वाला जो होता है वहां पर फाइब्रिनस एक्सुडेट्स जो होते हैं वो एक स्यूडोमेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं जो आसानी से हम हटा सकते हैं। किसकी वजह से होता है? ये कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ जुड़ा हुआ होता है। कुछ मामलों में ये केमिकल इरिटेंट्स की वजह से भी हो सकता है। कंजंक्टिवाइटिस कोई एक वजह नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर बैक्टीरियल कॉज की बात करें, इस वजह से आपकी जानकारी में ये चीजें होनी चाहिए। सिम्टम्स क्या होंगे दोस्तों? सिम्टम्स होगा रेडनेस, डिस्चार्ज। कंजंक्टिवाइटिस है ना, तो आंखें लाल होंगी, डिस्कम्फर्ट होगा, ऐसा लगेगा कि आंखों में कुछ हार्ड हार्ड सा चुभ रहा है, फॉरेन बॉडी का सेंसेशन होगा, और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ स्यूडोमेम्ब्रेन, चूंकि हम स्यूडोमेम्ब्रेनस की बात करें, स्यूडोमेम्ब्रेन का एक लेयरिंग बनी हुई हमें देखने को मिल जाएगी। इसमें हमें टिपिकली हमें क्या इन्वॉल्व करना है? हम एड्रेस करते हैं कि उस कॉज को हम मैनेज करें। इसमें हमें एंटीबायोटिक्स देना होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए, और अगर इसके कॉजेज इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से हुआ होगा तो एंटीहिस्टामिनिक्स देने की जरूरत होगी। तो हमें पता करना होगा एलर्जी सिर्फ है या बैक्टीरिया की वजह से ये कंजंक्टिवाइटिस है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जो हमारी बीमारियां होती हैं उसके कुछ ही पैटर्न हैं, या तो वो इम्यून सिस्टम के ओवर या फाल्टी रेगुलेशन की वजह से होता है। तो इम्यून सिस्टम अगर डिसरेगुलेटेड है तो वो एलर्जिक कारणों की वजह से भी ऐसा संभव, एलर्जिक कॉजेस की वजह से, अगर इम्यून सिस्टम के डिसरेगुलेशन की वजह से हुआ। अगर साथियों ये बैक्टीरियल वजहों से हुआ तो इसमें कोराइनिबैक्टीरियम या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इस काम को कराता है। आप इसको जब ऑप्थेल्मोलॉजी में चलेंगे तो बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे। डेफिनेशन अगर हम कहें मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस की,
तो अभी दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं। तो मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस का मामला में एक ट्रू मेम्ब्रेन बनता है जो कि फॉर्मली अटैच्ड होता है। इसे आप आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करने का प्रयास करेंगे तो ये आसानी से हटेगा नहीं विदाउट कॉजिंग ब्लीडिंग, यानी इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आसानी से ये नहीं हट सकता। यहाँ पर सीवियर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है। ये कुछ सीवियर लोकल इन्फेक्शन या सिस्टमिक डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड होता है। ऐसे मामले वायरल इन्फेक्शन के साथ आमतौर पर देखे गए हैं। बैक्टीरियल कॉजेज में आप चाहें तो इसमें कोराइनी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, वरना एडिनोवायरसेस की वजह से ये इन्फेक्शन सामान्य तौर पर होता है। एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस के तौर पर इसको जाना जाता है, अगर वायरस के कॉजेज की वजह से होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कोराइनी बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है साथियों। और ऑटो इम्यून, जैसे मैंने आपसे कहा, सिस्टमिक अगर ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन होता है तो कई सारे मामलों में हमें मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस के मामले देखने को मिलता है। ये भी स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस के जैसे ही अपने सिम्टम्स को दर्शाता है। रेडनेस कंजंक्टिवा के आसपास, आंखें लाल हो जाती हैं, डिस्चार्ज होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, और यहाँ पर ट्रू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा जो कि ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस के साथ मिलेगा। यहाँ पर आपको अंडरलाइन कंडीशंस, अगर सिस्टमिक वजहों से हुआ, ऑटो इम्यून वजहों से हुआ, तो उसमें आपको सिस्टमिक कंडीशंस को भी एड्रेस करना होगा। यहाँ पर हमें ज्यादा एग्रेसिव इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। हम जैसा जरूरत पड़ेगी, अगर एलर्जी या ऑटो इम्यून वजहों की वजह से हुआ है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, जरूरत पड़ी है तो इसलिए देंगे। एंटीवायरल मेडिकेशंस दे सकते हैं। एंटीवायरल मेडिकेशंस कैसे? एंटीवायरल मेडिकेशंस में हमें एडिनोवायरसेस को कवर करने के लिए इस पर देखना होगा। डिपेंडिंग ऑन द कॉजेटिव एजेंट हमें अपने मैनेजमेंट को देखना होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर मेम्ब्रेन का नेचर दोनों के बीच में अंतर कराता है। सीवियरिटी कहाँ पर ज्यादा होती है, मैनेजमेंट का अप्रोच किस तरीके से हमें रखना, उसके आधार पर हम स्यूडो मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस के बीच में एक डिफरेंस रख सकते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट, इसके प्रेजेंस, और ये हमारे ऑप्था का पॉइंट होता है जिसको हमें समझना होता है। ऐसे ही एक्यूट म्यूकोप्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, जो कि म्यूकस के प्रेजेंस के साथ हमें देखने को मिलता है। एक छोटे बच्चों में इस तरीके से आप म्यूकस, एक्यूट म्यूकोप्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, इसमें सामान्य तौर पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। इसके क्लिनिकल फीचर में म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज, फोटोफोबिया, ब्लरिंग ऑफ विजन, वाटरिंग, कलर हैलोज की प्रेजेंस हमें देखने को मिल सकती है। आंखों के आसपास पेशेंट बताएंगे कलर हैलोज की प्रेजेंस, इस तरीके की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में एक्यूट म्यूकोप्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। इस बच्चे में देखें, यहाँ पर म्यूकस रिलीज हो रहा है इसकी आंखों में, हम इसको देख सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम देखेंगे रेड आई होगा, पस जैसा ड्रेनेज, वहां पर आईज के, आईलिड के आसपास के हिस्सों में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अगर म्यूकोप्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस के दूसरे वजहों पर देखें तो दूसरे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आमतौर पर ये जन्म के समय अगर होगा तो माँ के जेनेटेलिया से रिलीज होते समय बच्चों की आंखों के आसपास इन्फेक्शन होता है और इसके कारण ये समस्या होती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण जन्म के साथ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बच्चे का जो म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज है वो हमें देखने को मिलेगा। इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस सामान्य तौर पर इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। अगर आप बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर एडल्ट्स या थोड़ा ज्यादा उम्र के बच्चों में होगा तो सामान्य तौर पर वो किसी और वजहों के साथ ही साथ उसका एसोसिएशन होगा। जैसे ईयर डिस्चार्ज है, उसके साथ आईज का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे ही आई का डिस्चार्ज, ईयर का डिस्चार्ज, आईलिड की स्वेलिंग, मतलब कई सारे कॉम्प्लिकेशंस लोकल लेवल पर देखने को मिल सकते हैं। वायरल वजहों से अगर म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज अगर हो रहा है वायरल वजहों से, तो आप देखेंगे पिंक आई बॉल होगा, आंखों में डिस्चार्ज होगा, आईलिड के आसपास का इन्फ्लेमेशन, ये बैक्टीरिया की वजहों से भी संभव है। इसके अलावा एलर्जी, तो सामान्य तौर पर मैंने आपसे कहा ना, कोई भी इन्फेक्शन होता तो उसमें एलर्जिक यानी ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन, वायरल कॉजेस, बैक्टीरियल कॉजेस और फंगल कॉजेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते। इतने ही कारण होते किसी भी बीमारी को। आप देखें यहाँ पर हम थोड़ी सी डिस्कशन इसके बारे में किए कि म्यूकोप्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस के बड़े कारणों में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में हम जानते हैं।
बात करें हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की, तो एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के मामले जिसमें एंडोकार्डियम का इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं, तो यहाँ पर एंडोकार्डियम की जो लेयरिंग होती है, यहाँ जो हार्ट के वॉल्व होते हैं उसके आसपास के हिस्से के इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के मामलों में। तो हमें हार्ट चैम्बर की जो लाइनिंग होती है, एंडोकार्डियम के आसपास का इन्वॉल्वमेंट, हार्ट के वॉल्व की लाइनिंग का इन्वॉल्वमेंट, उसके आसपास के हिस्से में इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं एंडोकार्डाइटिस के मामलों में। तो इन्फेक्शन की वजह से अगर ये मामला हो रहा है तो नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, यानी वहां पर एक जो नेचुरल वॉल्व है उसी पर जाकर के बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के मामले देखने को मिले तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। आईवी ड्रग एब्यूजर में सामान्य तौर पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ही होता है, जो ब्लड के रूट से जा करके सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट तो दर्शाता ही है, इसके साथ ही साथ वो पहुंच करके वो वॉल्व के आसपास के हिस्सों में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, वहां दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ये एंडोकार्डाइटिस इन आईवी ड्रग एब्यूजर में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक कारण होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस सामान्य तौर पर सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। यहाँ जो वेजिटेशन आपको पता होना चाहिए, जब कभी बैक्टीरिया कहीं पर भी लॉज करती है तो मैंने आपको कहा ना उसके आसपास ये अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म को खुद ही डेवलप करते हैं, जिसमें कोआगुलेज एंजाइम की मदद से एक अपने चारों ओर फाइब्रिन का डिपोजिशन करती है, प्लेटलेट्स का डिपोजिशन करती है, जहां पर कुछ और हमारे बॉडी के डिफेंसिव सेल्स फंस करके रह जाते हैं लेकिन बैक्टीरिया तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर से, जब आप चलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ वेजिटेशन क्यों डेवलप हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया होती है कोआगुलेज एंजाइम की मदद से कोआगुलेशन कैस्केड को रिलीज करा देती है, कोआगुलेशन कैस्केड को इम्प्लीमेंट करा देती है, जिसके कारण फाइब्रिन का डिपोजिशन, प्लेटलेट्स का डिपोजिशन, और उसमें जाकर के हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स जाकर के फंस जाते हैं जो यहाँ एक वेजिटेशन बनाते हैं। तो ये वेजिटेशन जो बनता है वो लोकली वॉल्व के आसपास फ्राइबल बल्की डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन होता है, जिसमें फाइब्रिन का डिपोजिशन होगा, बैक्टीरिया अंदर तो सुरक्षित होगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी फंसे हुए होंगे, ये वॉल्व के कस पर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें सामान्य तौर पर जो बैक्टीरिया की कॉलोनी देखने को मिलता है वो न सिर्फ वॉल्व पर बल्कि वो एक्सटेंड कर सकता है कॉर्डी टेंडिनी तक। आप समझ रहे हैं ना, वॉल्व तो ये हो ही गया, और वॉल्व के आसपास जो जुड़ा हुआ कॉर्डी टेंडिनी होता है उस लेवल तक इस बैक्टीरिया की कॉलोनी हमें देखने को मिल सकती है। आप इस चीज के बारे में सोच सकते हैं। सामान्य तौर पर जो वॉल्व इन्वॉल्व होता है वो एओर्टिक वॉल्व होता है, जहां पर ये वेजिटेशन डेवलप होता है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप इस वेजिटेशन के डेवलपमेंट के कारण को समझ पाएंगे, जो आमतौर पर रटना पड़ता है उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जो वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें एओर्टिक वॉल्व सामान्य तौर पर इन्वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व फॉलोड बाय। तो इसमें कुछ किताबों में आप दूसरी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन आप ये समझें कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो सामान्य तौर पर बैक्टीरिया के लॉज करने वाले एसोसिएशन के साथ देखा जाता है। अगर आईवी ड्रग एब्यूजर की बात करें, आईवी ड्रग एब्यूजर्स में ट्राइकस्पिड वॉल्व की प्रेजेंस आमतौर पर देखी जाती है। तो यहाँ पर वेजिटेशन की बात हम कर रहे हैं, वेजिटेशन कहाँ पर डेवलप होगा? ये वेजिटेशन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट मिट्रल वॉल्व या एओर्टिक वॉल्व के इन्वॉल्वमेंट को दर्शाएगा। अगर आप आईवी ड्रग अब्यूजर की बात कर रहे हैं तो आईवी ड्रग अब्यूजर में राइट साइड के ट्राइकस्पिड वॉल्व के इन्वॉल्वमेंट को आप आईवी ड्रग एब्यूजर में देखने को पाएंगे। इसमें मैंने आपसे कहा जो वेजिटेशन होती है वो वॉल्व के आसपास होती है, संभव है कि वो कॉर्डी टेंडिनी तक इन्वॉल्व कर जाए। इसमें जो भी हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है ये एंडोकार्डियम को इन्वॉल्व किए रहता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्या क्या होता है, क्या है इसके रिस्क फैक्टर, उसको थोड़ा सा हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक ऐसी कंडीशन जो कि इनर लेयर ऑफ हार्ट यानी एंडोकार्डियम को इन्वॉल्व कर सकता है, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? वॉल्व का एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो इसमें इनर लेयर ऑफ हार्ट के साथ ही साथ एंडोकार्डियम के साथ ही साथ आप हार्ट के वॉल्व के इन्वॉल्वमेंट के बारे में देखते हैं, और इसके कारण सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है जिसमें हार्ट फेल्योर भी शामिल है, सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन
हो सकता है, क्योंकि जो वेजिटेशन वो अपनी जगह से डिसलॉज होकर के ब्लड के सर्कुलेशन में जाएगा तो वो एम्बोलाई ब्रेन में जाकर के अटक सकता है, कहीं पर भी जाकर के अटक सकता है, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। तो ये सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन हो सकता है, जिसके कारण डेथ भी संभव है अगर आप टाइम रखते हुए इसको मैनेज नहीं करते। डेफिनेशन अगर देखें तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सीधे तौर पर क्या दर्शाता है, ये कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया जो हार्ट के वॉल्व को और एंडोकार्डियल सर्फेसेस को इन्वॉल्व करता है। कैसे? बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको पहले बता रखा है, यहाँ बैक्टीरिया की सीधे तौर पर प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। ये टॉक्सिन्स मीडिएटेड इन्फेक्शन नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म मीडिएटेड यहाँ पर इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया कैसे बचाव करता है, इसको हम पिछले लेक्चर से आपके साथ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। हमें बहुत डिटेल में इसके डिस्कशन में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि स्टेफेलोकोकस ऑरियस का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, कैसे स्टेफेलोकोकस ऑरियस एंडोकार्डियम के आसपास अपने आप को सरवाइव कर पाता है। उन सारी चीजों को हमें यहाँ जानने की जरूरत है। इंसिडेंस क्या है उसके एक डेटा वाइज हमें बस एक बार पढ़ना है। रिस्क फैक्टर क्या है, अगर प्री एक्सिस्टिंग हार्ट के कंडीशंस हैं, जैसे प्रोस्थेटिक हार्ट के वॉल्व्स लगे हुए या कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो, रिमेटिक हार्ट डिजीजेस हो, तो ऐसे मामले होने के चांसेस ज्यादा दौर पर देखने को मिलते हैं। आईवी ड्रग अब्यूजर्स के साथ ये मामले अधिकतर देखने को मिलते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री अगर एंडोकार्डाइटिस की हो तो दोबारा रिस्क इसके ज्यादा होते हैं। कोई पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस ले रहे हैं तो बैक्टीरिया इन्वेड करके हमारे बॉडी में टहलते हुए वहां तक पहुंच सकती है। अगर डेंटल हाइजीन नहीं है सही या डेंटल प्रोसीजर के दौरान पेशेंट में इसके मामले होते हुए देखने को मिलते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस के मामलों के साथ अब सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के मामले को देखते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि तुरंत इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है और बाकी सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो यहाँ ए वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है जो इस बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बैक्टीरियल कॉजेज में स्टेफेलोकोकस ऑरियस ये मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि एक्यूट केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये उन पेशेंट्स में भी सामान्य तौर पर देखने को मिलता है जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स हैं। आईवी ड्रग एब्यूजर्स वाले पेशेंट्स में स्टेफेलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शंस सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर ये एसोसिएटेड होता है डेंटल प्रोसीजर के साथ। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस के मामले हमें पढ़ने को मिलते हैं जो अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया की कैटेगरीज में आता है। तो अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया के तहत हम पढ़ते हैं स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। उसके एग्जाम्पल के तहत हम डेंटल प्रोसीजर के दौरान इस तरीके के मामलों के बारे में पढ़ते हैं और एंट्रोकोकस फिकैलिस के मामले भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। स्टेफेलोकोकस एपिडर्माइडिस जिसके लिए मैंने आपको बताया ना, ये एसोसिएटेड होता है प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस के साथ। तो ये जो प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस के साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है दोस्तों, वो स्टेफेलोकोकस एपिडर्माइडिस के साथ होता है। अगर मैं कहूं डेंटल प्रोसीजर के दौरान कौन सा बैक्टीरिया सामान्य तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होगा। ये अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया के तहत हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं कहूं स्टेफेलोकोकस एपिडर्माइडिस का, तो ये प्रोस्थेटिक वॉल्व अगर पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पर बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो करने के चांसेस होते हैं। हैकेक ऑर्गेनिज्म, हैकेक एक ग्रुप आप फास्टिजियस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कहते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में? हेमोफिलस एग्रीगैटिबैक्टर, कार्डियोबैक्टीरियम, एकिनेला और किनगेला जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करते हैं। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैसिलाई बहुत कम कॉमन होते हैं, लेकिन ये कॉज कर सकते हैं अगर हेल्थ केयर एसोसिएटेड कुछ मामले हैं। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई आमतौर पर नहीं होता। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, यही आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन स्टेफेलोकोकस। अगर मैं कहूँ डेंटल प्रोसीजर के दौरान कौन ज्यादा होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस। अगर मैं कहूँ यहाँ प्रोस्थेटिक वॉल्व पर किस बैक्टीरिया के इन्वॉल्व होने के चांसेस होते हैं, वो स्टेफेलोकोकस एपिडर्माइडिस का नाम हमें ध्यान में रखना होगा। फंगल कॉजेज में कैंडिडा के मामले सामान्य तौर पर इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स में या एस्परजिलस के मामले ये भी हमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में ही देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंस की बात करें दोस्तों, तो ये फीवर और चिल्स, नाइट स्वेट्स, फटीग, वेट लॉस
या हार्ट के मरमर हमें नए तरीके के या बदलते हुए सुनाई देंगे, क्योंकि वहाँ वेजिटेशन जो डेवलप हो रहा है वो मरमर के नेचर को बदल डालेगा। यहाँ पर एम्बोलाइजेशन के साइन हमें देखने को मिल सकते हैं। एम्बोलाइजेशन अगर होगा तो जैनेवे लीजन, ऑफ्लर नोट्स, स्प्लिंटर हेमरेजेस, हम इसके बारे में कार्डियोलॉजी में बहुत विस्तार से बात की है दोस्तों, कि पेटिकी डेवलप हो जाएगा, जेनेवे लीजन होगा, ऑस्लर नोड्स या स्प्लिंटर हेमरेजेस के साथ पेशेंट की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी। साइन की बात करें तो हार्ट मरमर या हार्ट फेल्योर के साइन, या एम्बोलिक फेनोमेनन जिसमें स्ट्रोक या ऑर्गन इन्फार्क्ट्स के डेवलप होने की बातें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने देखने को मिलती हैं। इसमें ऑर्गन में इन्फार्क्ट या स्ट्रोक एम्बोलाई की वजह से जो होता है, इसकी कल्पना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो वेजिटेशन है वो डिसलॉज हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो हमें ब्लड कल्चर करा करके हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म तक अनुमान लगा सकते हैं। खास तौर पर हमें अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और सेंसिटिविटी के बारे में भी जानना हो, यहाँ पर इकोकार्डियोग्राफी कराई जा सकती है, जिसमें ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। ये थोड़ा सा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आगे जब आप मेडिसिन में इस चीज को पढ़ें तो आपको समझ में आए कैसे हम उस कॉलोनी के बारे में पता लगाएंगे जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से या स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से या स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस की वजह से एक बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट दर्शाता है। किस तरीके से वेजिटेशन बनता है, और उस वेजिटेशन को देखने के लिए हमारे पास तरीका क्या हो सकता है, इकोकार्डियोग्राम, जो कि ट्रांसथोरेसिक रूट से दिया जाए या फिर ट्रांस ओसोफेजियल रूट से दिया जाए। ये इकोकार्डियोग्राफी का हम जो अनुमान लगाते हैं उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो ये देखा गया है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा अगर ट्रांस ओसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी अगर आप कराते हैं तो आसानी से देख पाएंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सेंसिटिव होता है डिटेक्ट करने में वेजिटेशन ऑन वॉल्व या खासतौर पर प्रोस्थेटिक वॉल्व के आसपास अगर कुछ होता है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेस्ट से भी हमें पता चल जाएगा कि ऐसे पेशेंट में ESR या CRP बढ़ा हुआ होगा। ये दोनों ही बढ़े हुए रहते हैं अगर इन्फेक्शन हुआ है। इसमें रीनल इम्पेयरमेंट के मामले भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे मामलों में हमें एंटीबायोटिक थेरेपी देने की जरूरत पड़ती है। इसमें हम एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम आमतौर पर स्टार्ट करते हैं विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के साथ। बड़े कवरेज की कोशिश यहाँ पर करती हैं। स्पेसिफिक रेजिमेन हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लें, ससेप्टिबिलिटी का पैटर्न हमें पता हो, तो हम ब्लड कल्चर एंड ससेप्टिबिलिटी के बारे में जब हम पता लगाते हैं तो उससे हम बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी टिपिकली 4 से 6 हफ्ते तक चलेगा। मेडिकेशंस, क्योंकि ये ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है, कुछ मामलों में हमें सर्जिकल इंटरवेंशन देने की जरूरत होती है। प्रिवेंशन के तरीके क्या होंगे, तो इसमें हम हाई रिस्क पेशेंट में प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस दे सकते हैं। खास तौर पर सर्जिकल प्रोसीजर या डेंटल प्रोसीजर के दौरान हमें क्या करना चाहिए, हमें मेडिकेशन प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक चलाना चाहिए ताकि इस तरीके की बैक्टीरिया डेवलप ना हो सके। हमें पता होना चाहिए एंडोकार्डियम जो इन्वॉल्व हुआ है वो कितना जल्दी इन्वॉल्व हुआ है, यानी कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में अगर ये इन्वॉल्व हुआ है तो एंडोकार्डियम का ये इन्वॉल्वमेंट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के तहत एक्यूट माना जाएगा। इसमें नेटिव या नेचुरल वॉल्व के लेवल पर अगर एंडोकार्डियम इन्वॉल्व हुआ है तो ऐसे मामलों में एक्यूटली अगर इस तरीके की कोई प्रेजेंस हो रही है जो नेचुरल वॉल पर इन्वॉल्व होते हुए देखा गया है, तो ये मामला स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का होता है। किसका दोस्तों? स्टेफाइलो ऑरियस का होता है। ऐसे मामलों में पेशेंट फीवर, मरमर क्यों होगा? आप जानते हैं जो वॉल्व के आसपास जो वेजिटेशन डेवलप हो रहा है ना दोस्तों, वो वेजिटेशन मरमर के साउंड को बदलने के लिए या नए नए तरीके के मरमर यहाँ डेवलप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पर एम्बोलिज्म के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। एम्बोलिज्म, चूंकि वो जो बैक्टीरियल वेजिटेशन वहां डेवलप हुआ है वो डिसलॉज होकर के एम्बोलिज्म करा सकता है और इसके कारण डेथ विद इन डेज या वीक्स में संभव है। यहाँ वॉल्व पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है, वहां नेक्रोसिस हो सकती है और डिसलॉज हो जाए तो एम्बोलाई डेवलप हो सकते हैं। एक होता है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, जिसमें पहले से कोई डैमेज हुआ हो, डिफॉर्म्ड हो वॉल्व या प्रोस्थेटिक वॉल्व हो। ऐसे मामलों में कुछ लेस वायलेंट बैक्टीरिया भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अगर पहले से डैमेज है, प्रोस्थेटिक वॉल्व लगाई गई है या पहले से बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस रहा है जो कि उतने बड़े लेवल पर अपने इन्फेक्शन को नहीं कॉज करा पाए हैं, तो वहां पर लेस वायलेंट बैक्टीरिया भी
ज्यादा एक्टिव हो जाती है और ऐसे मामले स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस के मामलों के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। इसे हम सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के मामले के साथ जोड़ करके देखते हैं और इसमें 12 मंथ से पहले पहले इसका इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। अगर कल्पना करें प्रोस्थेटिक वॉल्व के मामलों के साथ अगर ये कंडीशन एसोसिएटेड है, कल्पना करें प्रोस्थेटिक वॉल्व के लगने के 12 महीने के भीतर भीतर यहाँ पर एंडोकार्डाइटिस इन्वॉल्व हुआ तो वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस की वजह से होता है। अगर ये मामला स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से है तो ये 12 मंथ से ज्यादा समय होने के बाद इस तरीके की कॉलोनीज ज्यादा एक्टिवली डेवलप हो सकती हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस अल्फा हेमोलिटिक जो डिवीजन हमने बना रखा उसकी कैटेगरी में आता है। ये लो वायरलेंट बैक्टीरियल ग्रुप्स हैं। ये एंटीबायोटिक्स दिए जाने के बाद आसानी से अच्छे रिस्पांस दर्शाते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में दो तरीके से हमने देखा। अगर हम कहें अर्ली प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, अर्ली प्रोस्थेटिक वॉल्व के मामलों में ही हमें लेस वायरलेंट बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन देखने को मिलती है। अगर ये बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन 12 महीने से पहले पहले हुआ है तो संभव है वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस की वजह से हो। अगर ये मोर देन 12 मंथ्स समय गुजरने के बाद इस तरीके के एंडोकार्डाइटिस के मामले हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होंगे। अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम चर्चा करेंगे अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया के बारे में, जिसका एग्जाम्पल ये बनेगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ पा रहे हैं। और मेस्टाइटिस का मामला है, मेस्टाइटिस निप्पल या उसके आसपास इन्फेक्शन की बात, तो यहाँ पर बैक्टीरिया ने निप्पल के आसपास के रीजन को इन्वॉल्व किया। अगर वो सब एरियोलर इन्वॉल्वमेंट है जो कि ट्रैकल निप्पल्स के आसपास है तो वहां पर स्मॉल एब्सेस हो सकता है। निप्पल के आसपास ये कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। कई बार ब्रेस्ट में एब्सेस इंफ्रा मेमरी हो सकता है, जो माँ ब्रेस्ट फीड कराती है उनमें ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इसमें हमें स्मॉल एब्सेस अगर है तो एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत होती है। क्लॉक्सासिलिन देकर के हम पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एब्सेस अगर है तो हम क्लॉक्सासिलिन देते हैं। लार्ज एब्सेस अगर हुआ तो हमें इंसिजन एंड ड्रेनेज करने की जरूरत पड़ सकती है। बात करें रेट्रोमेमरी इसके इन्वॉल्वमेंट की तो वहां पर ट्यूबरकुलोसिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ पेशेंट में ब्रेस्ट एब्सेस डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और उसके साथ किस तरीके की कंडीशन है ये डॉक्टर चेक कर रही हैं और यहाँ पर ब्रेस्ट एब्सेस के मामलों में भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का एसोसिएशन हो सकता है। अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस और आगे की कंडीशंस पर आपके साथ चर्चा करेंगे।